अब मेरा जो टॉपिक में आ रहा हूँ, अनसंग हीरोज ऑफ थाईलैंड। जो अनसंग हीरोज ऑफ थाईलैंड का पिछले जो टॉपिक दे हमारा पिछले जो कार्यक्रम का टॉपिक रहे, नेताजी थाईलैंड में आने से पहले ज्ञानी प्रीतम सिंह, बाबा अमर सिंह, सरदार बुड्ढा सिंह, ऐसा लोगों को बारे में। अभी इस समय में हम चिंतन करेगा नेताजी का समय का थाईलैंड में का जो कार्य देख रहा था, सरदार इशार सिंह नरूला, देन पंडित रघुनाथ शर्मा और बद्रुद्दीन कपासी, द थ्री लीडर्स ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस लीग ड्यूरिंग द टाइम ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस। देखिए 1938 में थाईलैंड में एक सत्ता परिवर्तन हुआ था। वो सत्ता परिवर्तन में फील्ड मार्शल पिबुन सोंग्रान प्रधानमंत्री बना और विचित वथाकान फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर बना। और ये दोनों लोग दे एनकरेज्ड इंडियन फ्रीडम मूवमेंट एंड especially Vichit Vatakan believed that the independence of India will make the whole Asia prosperous. तो विचित वताकान was the person, उसके लिए एकदम इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट को हेल्प करना ही है, ऐसे थाई गवर्नमेंट, थाई प्रधानमंत्री को सब के बाद में एक डिसीजन करवाने वाला व्यक्ति वही थे। तो उस समय में हमारा थाईलैंड में दो संस्था थे। एक है INC, इंडियन नेशनल काउंसिल। इंडियन नेशनल काउंसिल जो है भारत का कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस का सपोर्टर्स थे। उसका लीडर्स थे स्वामी सत्यानंद पुरी, पंडित रघुनाथ शर्मा, वही लोग थे। और उनके साथ में जोड़े थे बद्रुद्दीन कपासी और इशार सिंह नरूला। तो एक कांग्रेस का समर्थन वाला संस्था एक अलग से चल रहा है। दूसरा एक संस्था इधर शुरू हुए थे, वो इंडियन इंडिपेंडेंस लीग। इंडियन इंडिपेंडेंस का लीग उस समय नेतृत्व लिए थे ज्ञानी प्रीतम सिंह। बाबा अमर सिंह वाज देयर, ज्ञानी प्रीतम सिंह उसका लीडरशिप ले लिया था। और इंडियन इंडिपेंडेंस लीग खास में जो शुरू किया वाला व्यक्ति कौन थे? रास बिहारी बोस थे। और रास बिहारी बोस उस समय हिंदू महासभा का जापान का अध्यक्ष रहे। और जो इंडियन इंडिपेंडेंस लीग में जो लोग थे वो हिंदू महासभा, गदर मूवमेंट, ये सब में जुड़े वाले लोग थे। मीन्स वो कांग्रेस का जो ऑपोजिट लोग थे। लेकिन जब उस समय में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को थाईलैंड, साउथ ईस्ट एशिया में इन्वाइट करने के समय में जापान ने एक शर्त रखा था, हम एक ही संस्था को रिकॉग्नाइज करेगा, वही संस्था का अंतर्गत आपको काम करना है। लेकिन जो डायरेक्ट रिलेशनशिप थे वो रास बिहारी बोस और जापानीज गवर्नमेंट का बीच में थे। तो रास बिहारी बोस एक जिम्मा ज्ञानी प्रीतम सिंह को दिए थे, जैसे स्वामी सत्यानंद पुरी को सबको इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का पक्ष में लेकर आने के लिए। और उसमें वो काबिल भी हो गए, ही बिकेम सक्सेसफुल। और स्वामी सत्यानंद पुरी एक्सेप्टेड टू अटेंड द प्रिलिमिनरी मीटिंग टू बी हेल्ड इन सिंगापुर। और उसी समय उनका समर्थन करने वाला दूसरा व्यक्ति थे इशार सिंह नरूला। इशार सिंह नरूला जी का कहानी एक दिलचस्प कहानी है। ही वॉज ए वेरी बिग बिजनेसमैन। थाईलैंड का सबसे धनी बिजनेसमैन में एक थे। वो हमेशा सिल्क, सूती का, रेशम का कपड़ा पहनते थे। वो थाईलैंड का जो है ना, एक बार जो है थाईलैंड का कुछ मिलिट्री ऑफिसर्स के साथ में वॉलीबॉल खेलते थे। उनका वॉलीबॉल का स्मैश से एक थाईलैंड का मिलिट्री ऑफिसर का हाथ टूटा। तो वो मिलिट्री ऑफिसर इशार सिंह नरूला से पूछा, आप लोग इतना ताकतवर लोग हैं लेकिन फिर भी आपका देश गुलाम है, आप लोग क्यों अपना देश आज़ादी करने के लिए कुछ नहीं कर रहा हूँ? एंड ही वॉज मूव्ड बाय दैट वर्ड्स। वो घर में आकर के उसी दिन से उन्होंने
सिल्क का कुर्ता पायजामा छोड़ करके कॉटन का कुर्ता पायजामा पहनना शुरू कर दिया और कांग्रेस में ज्वाइन कर दिया, आईएनसी में ज्वाइन कर दिया था। कांग्रेस नहीं, भारत में बाहर आईएनसी थे। अब विषय आ गया है कि आईएनसी और इंडिपेंडेंस लीग का मर्जर का विषय चल रहा था। उसका नेतृत्व कर रहा था ज्ञानी प्रीतम सिंह। ज्ञानी प्रीतम सिंह स्वामी सत्यानंदपुरी को लेकर के सिंगापुर चला गया था। स्वामी सत्यानंदपुरी एक्सेप्टेड दैट दे इंडियन इंडिपेंडेंस लीग विल आल्सो इनवाइट नेताजी सुभाष चंद्र बोस टू कम टू द साउथ ईस्ट एशिया। और नेताजी को थाईलैंड में आना था। आज का जो सबमरीन जर्नी हम जो पढ़ रहा है उसका पहले नेताजी आना था थाईलैंड में। थाईलैंड में इनके लिए होटल का रूम सब बुक किए थे। थाईलैंड में जो है सिल्पाकॉन यूनिवर्सिटी में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का कॉन्फ्रेंस भी बुलाया था, लेकिन नेताजी नहीं आ पाया। तो नेताजी ने एक मैसेज भेजा था दैट ही इज रेडी टू एक्सेप्ट द लीडरशिप ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस लीग एंड इंडियन नेशनल आर्मी। और वो मैसेज कॉन्फ्रेंस में पढ़ने वाला व्यक्ति थे इशार सिंह नरोला जी। नेताजी का मैसेज पहले दैट ही इज रेडी टू एक्सेप्ट द लीडरशिप ऑफ आईएनए, वो मैसेज नेताजी का नाम में पढ़ने वाला व्यक्ति इशार सिंह नरोला जी थे। और पंडित रघुनाथ शर्मा जी के बारे में बोलते हैं ही वॉज द सेकेंड मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन इन द इंडियन इंडिपेंडेंस लीग नेताजी के बाद। जब नेताजी पहले 26 जुलाई 1943 में डॉन मुआंग एयरपोर्ट में आए थे तो नेताजी को डॉन मुआंग एयरपोर्ट का अंदर जाकर के रिसीव करने वाला व्यक्ति पंडित रघुनाथ शर्मा देवनाथ दास थे। बाहर उनको समाज का तरफ रिसीव करने वाला व्यक्ति इशार सिंह नरोला जी थे। और इशार सिंह नरोला जी का एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था। इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो कॉटन कपड़ा से अब वो आईएनए का वर्दी पहनना शुरू कर दिया। सो फ्रॉम सिल्क टू कॉटन एंड कॉटन टू द आर्मी यूनिफॉर्म, यही थे इशार सिंह नरोला जी। और वो भी नहीं, इशार सिंह नरोला जी उस समय 5 लाख बाट नेताजी को डोनेट कर दिया। ये हम सोचना है उस समय सोने का भाव दे 1 ग्राम को 1 बाट 30 असांग, तो 1 ग्राम सोने का भाव 1 बाट 30 असांग दे तो 5 लाख बाट नेताजी को उन्होंने डोनेट कर दिया। और उनका उम्र दे 28 ईयर्स ओल्ड। तो नेताजी आ गया, साउथ ईस्ट एशिया में आया था। उस ग्रुप में सबसे जूनियर व्यक्ति इशार सिंह नरोला थे। पंडित रघुनाथ शर्मा, बकरुद्दीन कपासी, ऐसे बड़े बड़े लोग थे उम्र में, 45, 46, 50 ईयर्स में थे। तो बट द यंगेस्ट पर्सन वॉज इशार सिंह नरोला, सो ही वॉज सिटिंग बिहाइंड। तो नेताजी ने उनको खड़ा करके बोला, इशार सिंह जी आप आगे आइए। उनको बगल में बुला करके बोला, दिस यंग सरदार विल बी द चेयरमैन ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस लीग। तो उस ग्रुप में सबसे कम उम्र का सरदार इशार सिंह नरोला जी को इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का चेयरमैन घोषणा किए थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो नेताजी का जो नेतृत्व लेने का पत्र भी पढ़ने वाला इशार सिंह नरोला जी थे और इंडिपेंडेंस लीग का चेयरमैन भी इशार सिंह नरोला जी बना। चौनबुरी में जो बैद्यनाथ तिवारी जी का जमीन में ट्रेनिंग कैंप शुरू करने के लिए नेताजी के साथ चौनबुरी जाने वाले व्यक्ति भी इशार सिंह नरोला थे। तो इशार सिंह नरोला वाज द की फिगर इन नेताजी's movement during those days. Pandit Raghunath Sharma, he was a more respected person. उनका हिंदू समाज, देव मंदिर, थाई भारत कल्चर लॉर्ड सब शुरू होने में सक्सेसफुल थे, वो एक सम्मानित व्यक्ति थे। लेकिन पंडित रघुनाथ शर्मा को जो है मंदिर का अंदर में धोती कुर्ता पहनेगा, मंदिर का बाहर आने के टाइम में नेताजी का यूनिफॉर्म बनेगा। और बदरुद्दीन कपासी जी का उस समय का थे, ही वॉज ए स्ट्रिक्ट कांग्रेस पर्सन। लेकिन नेताजी का जो मूवमेंट देखा, उन्होंने खुद महात्मा गांधी को थाईलैंड से चिट्ठी लिखा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस थाईलैंड में आ चुका हूं।
और मुझे पूरा विश्वास है नेताजी का रास्ते में चलेगा तब भी भारत आज़ाद होगा। आपका राय क्या है? तो महात्मा गांधी जी ने उनको चिट्ठी रिप्लाई भेजा था, इफ़ यू फील दैट नेताजी's path is right, you are free to join him. उसी दिन इंडियन नेशनल कांग्रेस से इंडियन इंडिपेंडेंस लीग ज्वाइन किए थे बद्रुद्दीन कपासी जी। अब जो भी थाईलैंड में उस समय का जो भी मूवमेंट थे, ये तीनों लीडर्स ईशा सिंह नरूला, पंडित रघुनाथ शर्मा और बद्रुद्दीन कपासी आगे थे। तो नेताजी का मूवमेंट जो है एक अकेला व्यक्ति का मूवमेंट नहीं था, ये सब लोगों का मूवमेंट था। हजारों जो लोग थाईलैंड में उस मूवमेंट में जोड़े थे, जैसे हिंदू समाज, आर्य समाज, क्या बोलते हैं अपना गुरुद्वारा, ये सब उनको मदद किए थे। तो लीडरशिप में ये तीन लोग थे। अभी जो नेताजी को जो वार समाप्त हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वार समाप्त हुआ था, नेताजी थाईलैंड में आए थे। पहले हमारा सब भाषण में अभी सब लोग बोले थे, पहले जब नेताजी थाईलैंड में आए थे वो रॉयल रत्ना कौंसिल में रहा, लेकिन वार के बाद जब नेताजी थाईलैंड में आए थे, उन्होंने रहना शुरू हुआ बांगकपी में एक बंगलाव में। वो बंगला थे बद्रुद्दीन कपासी जी का। तो फिर उसके बाद नेताजी थाई गवर्नमेंट के साथ में रिश्ता अच्छा नहीं हुआ, सो ही वांटेड टू मूव आउट। तो उन्होंने कुछ समय के लिए मई महीना में उन्होंने सिंगापुर में गया, अगेन अगस्त 15 को थाईलैंड में वापस आ गया। वापस आने के बाद 17 को थाईलैंड से बैंकॉक से जाने के टाइम में उनका जो द सो कॉल्ड एयर क्रैश हुआ था। तो उस समय में ये लोगों को क्या हो गया? ईशा सिंह नरूला, बद्रुद्दीन कपासी और पंडित रघुनाथ शर्मा, इनको क्या हो गया? देखिए, प्लेन क्रैश के बाद ईशा सिंह नरूला ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाए थे, उसमें चाइनीज, थाई, ब्रिटिश बहुत प्रेस पीपल थे, एंड ईशा सिंह नरूला was the person to declare that नेताजी is no more, फर्स्ट टाइम। तो नेताजी साउथ ईस्ट एशिया में आने का मैसेज भी वही पढ़े थे, उनका देहांत का खबर भी दुनिया को देने वाले व्यक्ति ईशा सिंह नरूला थे। और जो वायरलेस रोड में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का हेडक्वार्टर में नेताजी का एक फोटो रखे थे, लोग उधर जाकर के श्रद्धांजलि देते थे। 3 दिन के बाद ये फोटो उधर से गायब हो गया। लोगों को आश्चर्य लगा, लोग उधर पूरा भीड़ लग गया, क्या हो गया? उस समय में ईशा सिंह नरूला जी एक गाड़ी में उधर पहुंचा, अंदर गया, पंडित रघुनाथ शर्मा जी, बद्रुद्दीन कपासी जी, ये 7-8 लोग अंदर बैठे थे। 5 मिनट के बाद बाहर आ गया। देयर वॉज ए स्माइल, ओ उसमें जो लिखा है, देयर वॉज ए स्माइल ऑन हिज फेस, नो मोर टीयर्स वेयर इन हिज फेस, देयर वॉज ए स्माइल। एक चाइनीज पत्रकार ने उनका पास जाकर के पूछा, क्या हो गया, व्हाट हैपेंड टू नेताजी? विदाउट अटरिंग ए सिंगल वर्ड उन्होंने अपना गाड़ी में बैठ करके निकल गया। तो नेताजी जो प्लेन क्रैश में मीन्स प्लेन क्रैश में नहीं थे, वो भी अपना मौन से दुनिया को सूझने व देने वाला व्यक्ति ईशा सिंह नरूला था। दिस हैपेंड ऑन August 23-24, 1945। उसका 4 दिन के बाद इंडिया से ब्रिटिश फोर्सेस का फील्ड सिक्योरिटी ब्रांच ब्यूरो थाईलैंड में आ गया। तो हम लोग सोचे कि उसमें ब्रिटिश ऑफिसर्स थे, नहीं था। आज़ाद हिंद फौज के लोगों को अरेस्ट करने के लिए जो फोर्सेस आए थे, उसका नेतृत्व में 2 इंडियन ऑफिसर्स थे। एक थे मिस्टर डे, ए पुलिस सुपरिटेंडेंट फ्रॉम वेस्ट बंगाल, अदर वाज नगीना सिंह, a police इंस्पेक्टर फ्रॉम पंजाब।
और जो भी फोर्सेस आए थे उसमें भी पूरा भारतीय लोग ही थे। वो आने के पहले फर्स्ट डे द फील्ड सिक्योरिटी ब्रांच और फील्ड सिक्योरिटी ब्यूरो kept ईशा सिंह नरूला जी इन हाउस अरेस्ट। बद्रुद्दीन कपासी जी, पंडित जगन्नाथ शर्मा जी और दूसरे लोगों को अरेस्ट करके जेल में भेजा। और उसके बाद उन्होंने बोला है कि नहीं, अभी भारत इंडिपेंडेंस होने वाला हूँ, आप एक काम कर लो, आप अपना फोर्सेस गवर्नमेंट सब विड्रॉ कर दो एंड वी विल हेल्प फॉर द रिपैट्रिएशन ऑफ द INA सोल्जर्स। सो नेताजी का भाव में INA का लीडरशिप लेने वाला परमानंद जी ने वो एक्सेप्ट कर दिया कंडीशन। बोले है ठीक है, आप अपना पूरा सोल्जर्स को रिपैट्रिएट कर लीजिए, वी आर रेडी टू विड्रॉ। लेकिन वो 5 दिन के लिए था। तो 5 दिन के बाद इंक्लूडिंग ईशा सिंह नरूला जी सबको ऑफिशियली अरेस्ट कर दिया और उनको एनिमी ऑफ द यूनाइटेड नेशंस का जो है क्लॉज दे करके उनको ऑफिशियली अरेस्ट कर दिया। सो दे बिकेम द एनिमी ऑफ द यूनाइटेड नेशंस एज पर लॉ। और उनको लेकर के जिस अवस्था में रखे थे, वो किताब में लिखा है, इट वॉज नॉट ए प्रॉपर जेल। कई एक काउ शेड जैसे स्टेबल में लेकर के गया था, बीच मिडिल में एक ओपन टॉयलेट बनाया था एंड ऑल दिस पीपल, उनको दे वर नॉट गिवन बेडशीट, तकिया कुछ नहीं दिए थे एंड दे हैड टू स्टे देयर। तो ईशा सिंह नरूला, बद्रुद्दीन कपासी और पंडित रघुनाथ शर्मा वॉज अरेस्टेड। अरेस्ट करने का उसी दिन में क्या हो गया, पंडित रघुनाथ शर्मा जी का घर में छापा मारा। पंडित जगन्नाथ शर्मा जी का घर में 50,000 थाई बाट रखे थे, वो आज़ाद हिंद फौज का इमरजेंसी फंड के लिए। उसको जब्त किया है। उसको भी नहीं है, केवल उनका परिवार का लोगों का कपड़ा भी लेकर के चला गया, उनका पत्नी का गहने, कपड़ा और जो है किचन का अंदर में जो भी सामान खाने के लिए रखे थे वो भी लेकर के चला गया था। सो दैट वाज अ ग्रेट ह्यूमिलिएशन फॉर दैट ग्रेट पर्सन एंड हिज फैमिली। तो फिर धीरे जब फिर आपको जानता है भारत में रेड फोर्ट ट्रायल हुआ था, भारत सरकार भी जो INA सोल्जर्स के लिए जो है ब्रिटिशर्स को उनको रिलीज़ के लिए बात कर रहा था। स्लोली द फील्ड सिक्योरिटी ब्यूरो इधर से चला गया, उनको सब छोड़ दिए थे। बद्रुद्दीन कपासी जो जेल का कंडीशन एंड टॉर्चर का कारण उनका शरीर वीक हो गया था, उनको निमोनिया हो गया था। उसका 1 साल के बाद उनको बैंकॉक में उनका देहांत हुआ था। उनका कब्र आज भी थाईलैंड में है। तो आफ्टर दैट 4-5 महीने के बाद थाई गवर्नमेंट को मालूम हुआ है INA का लेफ्टिनेंट आशा सहाय जी पंडित रघुनाथ शर्मा जी के घर में रहता है। और आशा सहाय जो है उधर रह करके अपना जो भारतीय समाज का बीच में फिर भी काम कर रहा था। आशा सहाय के बारे में हम लोग सब सुना है। और 1 साल पहले जो भारत का जो राज्यसभा TV में उनका इंटरव्यू आए थे, उस समय में उन्होंने क्लियरली बोला है कि आई वॉज इन बैंकॉक, मैं पंडित रघुनाथ शर्मा जी के घर में रहते थे। तो जब पंडित रघुनाथ शर्मा जी के घर में आशा सहाय को दोबारा मिला, आशा सहाय को अरेस्ट करके लुम्बिनी जेल में भेजा और पंडित रघुनाथ शर्मा को फिर अरेस्ट करके बर्मा जेल में भेजा। तो पंडित रघुनाथ शर्मा जी वॉज अरेस्टेड 3 times। उसमें वो 9 महीना रहना पड़ा। फिर सब नॉर्मल सिचुएशन हो गया। अब ईशा सिंह नरूला बहुत रेयरली चले जाते थे भारत में। पंडित रघुनाथ शर्मा जी 90 का साल में वो वापस भारत चला गया। सो उसके बाद जब एक विषय भी मैं बोल करके मेरा ये जो है मैं समाप्त करूँगा। ईशा सिंह नरूला जी को जब देहांत हुआ था, उस समय में
थाईलैंड का बैंकॉक का इंडियन एम्बेसी उनके लिए एक श्रद्धांजलि सभा किए थे। उस श्रद्धांजलि सभा में उस समय का एम्बेसडर श्री पीके बैनर्जी सर ने एक खुलासा किया था। उन्होंने बोला था 1948 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी इनवाइटेड रघुनाथ शर्मा and Ishar Singh Narula back to India. And Ishar Singh Narula ji was offered a portfolio in Pandit Jawaharlal Nehru ji's government. अगर वो चले जाते तो पंडित रघुनाथ शर्मा जी उस समय का कांग्रेस का सीनियर मोस्ट लीडर में एक होते थे। ईशा सिंह नरूला जी पंडित नेहरू का मिनिस्टर में एटलीस्ट स्टेट मिनिस्टर होते थे एटलीस्ट, लेकिन वो लोग गया नहीं। बहुत लोग जो है नेताजी का मूवमेंट में साथ रहने वाला, बहुत लोग जो है भारत जाने के बाद जो है कांग्रेस के साथ में मिल गया था। कुछ लोग जो है पंजाब में, आंध्र प्रदेश में सब मिनिस्टर भी बन गए, कुछ लोग एम्बेसडर बना, कुछ लोग ब्यूरोक्रेट बना। लेकिन ये तीन लोग पंडित रघुनाथ शर्मा, बद्रुद्दीन कपासी और ईशा सिंह नरूला, वो पंडित नेहरू और कांग्रेस का जो भी ऑफर है वो स्वीकार नहीं किया था। और पीके बैनर्जी सर उस समय का जो स्पीच में उन्होंने जो पंडित क्या बोलता है, जो ईशा सिंह नरूला का क्या बोले थे पंडित नेहरू का जो दिया वाला मैसेज में, जो पीके बैनर्जी सर ने उस समय में पढ़े थे, तो उसमें ईशा सिंह नरूला जस्ट मैसेज टू जवाहरलाल नेहरू वाज, My political days are over with the disappearance of नेताजी सुभाष चंद्र बोस। अब मैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के याद में थाईलैंड में जिएगा। अब पंडित रघुनाथ शर्मा जी क्या बोलते थे, नेताजी जैसे महान आदमी के साथ में उठना बैठना, उनका साथ में बैठ करके खाना खाना मेरे लिए भगवान का साक्षात, मैं भगवान को मिला हूँ, बस मुझे वही चाहिए। तो ये दोनों लोग फिर वापस भारत में नहीं गया। और क्या बोलते थे, पंडित ईशा सिंह नरूला इवन जो है डिनाइड हिज पोस्ट इन पंडित नेहरू's कैबिनेट। ऐसे महान लोग थे जो नेताजी का मूवमेंट में अंत तक, उनका लाइफ लॉन्ग नेताजी को आदर्श के साथ में रहने वाला तीन लीडर थे, वो भी थाईलैंड से, पंडित रघुनाथ शर्मा, ईशा सिंह नरूला एंड बद्रुद्दीन कपासी। तो यही विषय मैं आप लोगों के सामने मैं रखना चाहते थे। आज नेताजी का जयंती के साथ हम नेताजी को श्रद्धांजलि देने के साथ में हमारा कर्तव्य बनता है नेताजी के साथ में जो लोग उस